नमस्कार दोस्तों, चलिए यूपी स्पेशल घटना चक्र तथ्यसार 2024 से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। उत्तराखंड के गठन के पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बत क्षेत्र से भी जुड़ी थी। प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ, पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी तथा विंध्य श्रेणियाँ और पूर्व में गंडक नदी हैं। तो भौगोलिक स्थिति में हम यूपी की अवस्थिति देखते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित जो पठारी भाग है, पठारी भाग में कौन आता है? वो बुंदेलखंड वगैरह। पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम के शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य और कुल अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 36 मिनट है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हैं। ऐसे मोटा मोटा याद रखिए, 23.5 से 31.5 ऐसे याद रहेगा। और कुल अक्षांशीय विस्तार 7.5 ऐसे मोटा मोटा याद रखिए। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है? 77.5 डिग्री 30 मिनट 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। तो इसे भी ऐसे याद रखिए, 77.5 डिग्री पूर्व से 84.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे मोटा मोटा याद रखिए, ये याद रहेगा। और ये मोटा मोटा याद रखिए कि 7 डिग्री का डिफरेंस है। प्रदेश का कुल देशांतरी विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का स्रोत भारत के वन स्थिति रिपोर्ट ISFR है। ये जो सीमावर्ती राज्य हैं यूपी के, वो देख लेते हैं। जो उत्तराखंड, पहले देखते हैं कि भारत का उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है वो किससे टच है? हिमाचल प्रदेश से टच है, दिल्ली से टच है और उत्तराखंड से टच है। ये सहारनपुर 3 राज्यों से टच है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश मान लीजिए, और दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड। ये सहारनपुर टच कर होता है। अब देखते हैं कि उत्तराखंड कितने ज़िलों से टच है यूपी के। तो इधर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो उत्तराखंड सीमावर्ती ज़िले 7 ज़िले हैं। यूपी के 7 ज़िले हैं जो उत्तराखंड से टच हैं: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामनगर, बरेली, पीलीभीत। और पीलीभीत जो है ना, ये नेपाल और उत्तराखंड दोनों से टच्ड हैं। नेपाल से 7 ज़िले जो टच हैं: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो नेपाल से 7 ज़िले टच हैं: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। सहारनपुर ज़िले के सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश।
हम्म, सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य में हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ देखिए दिया है कि यह दिल्ली से टच्ड है। हाँ, उधर हरियाणा से कुछ भाग टच हो जाता है। सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य, सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो सोनभद्र से जो है 4 जिले टच्ड हैं, 4 राज्य कह लीजिए, जिले नहीं। सोनभद्र से 4 राज्य टच्ड हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश होगा तो छत्तीसगढ़ होगा, बिहार होगा तो झारखंड भी होगा, क्योंकि उसी से अलग हुए हैं ये सब। ये देखिए बिहार से जो यूपी के 7 राज्य टच्ड हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और चंदौली। तो बिहार से टच्ड हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ओके। और इधर सोनभद्र से टच्ड हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। मध्य प्रदेश से यूपी के 11 जिले टच्ड हैं ना। कौन कौन से जिले टच्ड हैं देख लीजिए। पहले इसे देख लेते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये 11 जिले टच्ड हैं। इधर फिगर में भी देख लीजिए। पूर्व से पश्चिम देखते हैं। मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर मध्य प्रदेश से टच्ड हैं। झांसी, ललितपुर मध्य प्रदेश से टच्ड हैं। जालौन भी टच्ड है मध्य प्रदेश से। और इटावा, आगरा, नहीं आगरा नहीं टच्ड है मध्य प्रदेश से। नहीं, हाँ एक आगरा भी तो है, आगरा भी है टच्ड। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ ओर से घिरा हुआ है ललितपुर, और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। राजस्थान से मथुरा और आगरा टच्ड है, 2 जिले हैं। राजस्थान से मथुरा और आगरा टच्ड हैं। और हरियाणा से जो टच्ड हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। और दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद टच है। दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद टच्ड है। हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, इतने राज्य टच्ड हैं। ओके। ठीक है, ये सब हो गया। ये बचा था ये वाला पार्ट, इसे भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से लगी है।
उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लगती हैं। दिल्ली से ना इसकी सीमाएं दिल्ली से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर टच्ड हैं। प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार और झारखंड से लगी हुई है। प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से भी लगी हुई है। देखते हैं उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं जो है ना वो हरियाणा, राजस्थान एवं केंद्र शासित दिल्ली से लगी है। उत्तर प्रदेश की दक्षिण सीमाएं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अतिरिक्त इस जिले की सीमा हरियाणा, उत्तराखंड से भी लगी है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार को स्पर्श करता है। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। प्रदेश के सबसे कम जिले एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। प्रदेश के सबसे कम जिलों एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। मध्य प्रदेश से की 3 तरफ से घिरा जिला ललितपुर है। देखिए शॉर्ट में इधर दिया वैसे हम लोग देख चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से टच्ड है। हरियाणा सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा से टच्ड है। राजस्थान मथुरा, आगरा से टच्ड है। मध्य प्रदेश सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बादा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन से टच्ड है। छत्तीसगढ़ सोनभद्र से टच्ड है। झारखंड सोनभद्र से टच्ड है। बिहार महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिलों से टच्ड है बिहार। उत्तराखंड सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत से टच्ड है। केंद्र शासित प्रदेश गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से टच्ड है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी के लगभग 7.33% के बराबर है। पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किमी है। पूरब से पश्चिम लंबाई यूपी की 650 किमी और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई यूपी की 240 किमी है।
उत्तर से दक्षिण 240 किमी, पूर्व से पश्चिम 650 किमी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के मामले में यूपी चौथे स्थान पे है। उससे बड़े जो 3 हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तरांचल अब उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तरांचल व उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले अवरोही क्रम में लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किमी का है। उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं वो अवरोही क्रम में लखीमपुर खीरी 7680 किमी, लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र 6788 वर्ग किमी, उसके बाद हरदोई 5947 वर्ग किमी, उसके बाद सीतापुर। ये 4 खीर खिलाई सोना हरदम सीता को ना, लखीमपुर खीरी। खीर खिलाई सोना हरदम सीता को, ये याद रखिएगा, ट्रिक है। उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं हापुड़, पहले हापुड़, भदोही, गाजियाबाद एवं शामली। हाभागासा याद रखिए, हाभागासा, हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, शामली। तो हापुड़ 660 वर्ग किमी है, भदोही 1015, गाजियाबाद 1034 वर्ग किमी, शामली 1167 वर्ग किमी है। हाभागासा, हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, शामली। प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले क्रमशः बलिया एवं शामली हैं। प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले क्रमशः बलिया एवं शामली हैं। प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले ना क्रमशः बलिया और शामली, पूर्वी बलिया है, शामली पश्चिमी है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र हैं। सबसे उत्तरी जो है सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कौन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत। कुल शामिल क्षेत्र है 14,826 वर्ग किमी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले क्रमशः गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत। ये 14,826 वर्ग किमी है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से 8 जिले टच हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से 8 जिले टच हैं: गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। इसमें कुल शामिल क्षेत्रफल जो है 14,826 वर्ग किमी है। भौतिक विभाग देख लेते हैं यूपी का भौतिक क्षेत्रफल। उत्तराखंड के गठन के पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे: पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण पठारी क्षेत्र। परंतु उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है: भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण पठारी का प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। जो एकदम उत्तर वाला है भाबर एवं तराई का प्रदेश है और दूसरा जो है गंगा यमुना का मैदान है, उसके नीचे, और सबसे नीचे दक्षिण का पठारी प्रदेश है। देखते हैं भाबर एवं तराई वाला जो प्रदेश है। पश्चिम में सहारन से लेकर पूरब में देवरिया एवं कुशीनगर पटरौना तक एक पतली सी पट्टी भाबर और तराई कहलाती है। कहाँ से? सहारनपुर से लेकर देवरिया और कुशीनगर तक। भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं जो तराई क्षेत्र में फिर प्रकट होती हैं। भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित शिलाकृति बनती है। भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थर से निर्मित है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खेरी जिलों में हुआ है। जो भाबर क्षेत्र है ना, भाबर क्षेत्र जो पर्वतीय भूभाग कंकड़ पत्थर से निर्मित है, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर जिलों में विस्तृत है। पश्चिम में यह क्षेत्र लगभग 34 किमी चौड़ा है, परंतु पूरब की ओर बढ़ने के साथ ये सकरा हो जाता है। भाबर का क्षेत्र। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में, तराई क्षेत्र जो है ना, ये भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किमी तक चौड़ा होता था। इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर जिलों के भाग आते थे। इधर कुछ वर्षों से भूमि सुधार कार्यों के कारण इसकी चौड़ाई काफ़ी कम हो गई। भूमि सुधार कार्यों के कारण इसकी चौड़ाई कुछ कम हो गई, जिससे इसका काफ़ी भाग उपजाऊ भूमि के रूप में किसानों को प्राप्त हो गया है, तराई वाला भाग। अब यहाँ गन्ना, गेहूँ, धान की फसलें रिकॉर्ड पैदावार दे रही हैं। अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है। प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़ नाम से जाना जाता है। तो जो तराई वाले भागों में फसल होता है ना, गन्ना, गेहूँ, धान की फसलें और जूट की खेती होती है। गन्ना, गेहूँ, धान, मतलब गेहूँ, धान, गन्ना और जूट होती है तराई वाले क्षेत्रों में। प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़ नाम से जानते हैं। जो प्रदेश के ऊंचाई वाले भाग हैं, प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़ कहा जाता है। प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? राढ़ के नाम से जाना जाता है। ये प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में जो मिट्टी मिलती है। भाबर क्षेत्र दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई काप जलोढ़ मृदा से बना है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश, गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश जो है ना, ये जो दूसरा हिस्सा है, पहला तो हो गया
ऊपर वो जो भाबर तराई वाला हो गया, अब दूसरा है गंगा यमुना वाले विस्तृत मैदानी प्रदेश। तो इसे 3 उप विभागों में बांटा गया है गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी क्षेत्र को। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान और गंगा का मध्य मैदान और गंगा का पूर्वी मैदान। तो गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार लगभग 500 किमी लंबी एवं 80 किमी चौड़ी पट्टी के रूप में है। गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार लगभग 500 किमी लंबी एवं 80 किमी चौड़ी पट्टी के रूप में है। गंगा यमुना के मध्य मैदानी प्रदेश का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में मिलता है। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद एवं बरेली जिलों में मिलता है। गंगा यमुना के मध्य मैदानी भागों का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद तथा बरेली से मिलता है। गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही में है। ये जो गंगा के पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही में है। गंगा यमुना के मैदान का निर्माण काप जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। गंगा यमुना मैदान का निर्माण किससे हुआ है? काप जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण अभी नूतन एवं अति नूतन युग में नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ है। गंगा यमुना का विस्तृत मैदान जो हुआ है ये अभिनूतन और अति नूतन युग में नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूरब की ओर है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूरब की ओर है। दक्षिण का पठारी प्रदेश उत्तर प्रदेश में दक्षिण पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किमी है। दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किमी है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किमी है। दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित किए जाते हैं। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। ये जो ये मैदान है ना कि दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत जो बुंदेलखंड और बघेलखंड भूभाग आते हैं, ये बघेलखंड बुंदेलखंड क्षेत्र जो है ना, यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है तथा इस भूभाग की उत्तरी सीमा यमुना तथा गंगा नदी द्वारा निर्धारित तथा दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा निर्धारित होता है। पूर्व में केन नदी तथा पश्चिम में बेतवा और पाहुजा नदी इसकी सीमा बनाती हैं। जो बुंदेलखंड बघेलखंड वाला क्षेत्र है, ये जो है इसकी उत्तरी सीमा गंगा तथा यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है और इसकी दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा निर्धारित होती है। इसकी पूर्व सीमा जो है पूर्व में केन नदी तथा पश्चिम में बेतवा तथा पाहुजा नदी इसकी सीमा बनाती हैं।
बुंदेलखंड बघेलखंड का। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड बघेलखंड के अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बादा जिले, प्रयागराज जिले की मेजा और करछना तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्ज़ापुर का हिस्सा तथा चंदौली जिले की चकिया तहसील आती है। इस पठारी क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है तथा कुछ स्थानों पर यह ऊंचाई 450 मीटर से अधिक है। इस पठारी क्षेत्र की जो सामान्य ऊंचाई है ना 300 मीटर के आसपास है। जो बुंदेलखंड बघेलखंड पठारी क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो सामान्य ऊंचाई है 300 मीटर के आसपास है तथा कुछ स्थानों पर यह ऊंचाई 450 मीटर से भी अधिक है। कुछ स्थानों पर यह ऊंचाई 450 मीटर से भी अधिक है। अब मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनकर की पहाड़ियाँ लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं। मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनकर की पहाड़ियाँ लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं। कुछ स्थानों पर यह जो ऊंचाई है ना अब पठारी क्षेत्र की जो सामान्य ऊंचाई 300 मीटर है और आसपास के कुछ स्थानों पर यह ऊंचाई 450 मीटर से भी अधिक है ऊंची है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियाँ लगभग 600 मीटर की ऊंची हैं। बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम नीच चट्टानें द्वारा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम नीच चट्टानों द्वारा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। ये जो बुंदेलखंड का निर्माण है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम नीच चट्टानों द्वारा तथा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ बुंदेलखंड निर्माण। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मिट्टी रेगुर का विस्तार है और जो मालवा पठार का ही विस्तार है। जो बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में काली मृदा रेगुर का विस्तार है जो मालवा पठार का ही विस्तार है। बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में काली मृदा रेगुर का विस्तार है जो मालवा पठार का ही विस्तार है बुंदेलखंड का। कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना विंध्य शैलों से हुई है। कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना विंध्य शैलों से हुई है। बुंदेलखंड में चिलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती हैं। चूँकि जो इम्पोर्टेंट है इसलिए उसे 2 बार पढ़ ले रहे हैं ताकि वो याद हो जाए। बघेलखंड क्षेत्र में शंक्वाकार टीले बहुतायत में मिलते हैं। बघेलखंड क्षेत्र में शंक्वाकार टीले बहुतायत रूप में मिलते हैं। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ सोन नदी हैं। बघेलखंड के उत्तर एवं दक्षिण में क्रमशः सोनपुर एवं रामगढ़ की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। बघेलखंड के उत्तर में सोनपुर और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। दक्षिण पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। दक्षिण पठारी प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है। दक्षिण पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन एवं टोंस हैं। दक्षिण पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन एवं टोंस हैं। कम वर्षा के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियाँ छोटी होती हैं। यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ हैं। ये जो पठारी इलाका है ना
इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियाँ छोटी होती हैं वर्षा कमी के कारण, और यहाँ की मुख्य फसल क्या है? ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ यहाँ पे इसकी खेती होती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु देखते हैं, सेकंड टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। तराई क्षेत्र में यह नमी लिए रहती है। दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बटी हुई है। देखते हैं, उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित हैं। उत्तर प्रदेश 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। पहला आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र में 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश 100 से 120 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा में विभाजित किया जाता है। जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है को तराई क्षेत्र 120 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश 100 से 120 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा में विभाजित किया जाता है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है। जो साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। इसका कारण है प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। अच्छा, जो साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत देखिए, ये जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को जो तराई क्षेत्र वाला है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, ये 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है 100 से 120 सेंटीमीटर तक का वार्षिक वर्षा वाला एरिया है। और साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर है। जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर है। पश्चिमी मैदान क्षेत्र और बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। इसका कारण है कि प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो आर्द्रता घटेगी, और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा घटती है। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार का अर्थात CWG मिलता है। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार है, जिसे CWG के नाम से जानते हैं ना। ओके। थार्नवेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपार्द्र जलवायु का विस्तार मिलता है। कौन? थार्नवेट के ने बताया था। CBW अर्थात समशीतोष्ण उपार्द्र जलवायु का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक चलता है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का रहता है। उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है।
उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान दक्षिण पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम भाग 28.3 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी एवं पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानों एवं पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहती है। वहाँ पे पर्वतीय भाग जो होते हैं वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु से जो वर्षा होती है वो उत्तर पश्चिम से आने वाली चक्रवातों के कारण होती है, जिसकी औसत संख्या 3.5 के मध्य होती है। शीतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। शीतकालीन चक्रवातों की जो उत्पत्ति होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 7 से 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा की प्राप्ति होती है। शीतकालीन चक्रवातों से ना उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मुख्यतः मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। उत्तर प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु रहती है मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। प्रदेश के मई एवं जून माह में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। सही बात है। प्रदेश में मई एवं जून माह में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। अरे मई लास्ट में जो 27, 28, 29 वाला तारीख था ना, इतना तेज़ गर्मी पड़ी कि हालत ख़राब हो गया। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत अधिकतम तापमान उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। अभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो झांसी था और बुंदेलखंड था, झांसी में तो 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया था। मई महीने की बात है, मई लास्ट 30-31 तक, 30-31 मई को जो था 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। और प्रयागराज का ही 47 डिग्री सेल्सियस प्रयागराज का पहुंच गया था टेम्परेचर। शीत ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ना कुछ स्थानों का जो तापमान है ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सही बात है। 48 डिग्री पहुंच जाता है, 47 तो छोड़िए। 48.2 डिग्री सेल्सियस झांसी का पहुंचा था, फिर बुंदेलखंड का 47 तो प्रयागराज भी पहुंच गया था टेम्परेचर। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इसका कारण इसकी कर्क रेखा से अधिक निकट अवस्थिति है। उत्तर प्रदेश में झांसी, आगरा जिलों में अधिक गर्मी पड़ती है। सही है, झांसी में तो 48.2 डिग्री सेल्सियस हो गया था। उत्तर प्रदेश के झांसी, आगरा जिलों में अधिक गर्मी पड़ती है। सही बात है। उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। बरेली में सबसे कम, झांसी, आगरा में सबसे अधिक। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। इन शुष्क एवं गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त महीने में होती है।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त महीने में होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसे पूर्वा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसे पूर्वा कहते हैं। वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो वर्षा होती है ना, वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान कितना रहता है? 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त महीने में होता है और यूपी में जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा की नाममात्र की वर्षा ही प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश मानसूनी वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा से होती है और उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से जो उत्तर प्रदेश की दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा है, इससे नाममात्र की वर्षा ही प्राप्त होती है। इस शाखा की अधिकांश वर्षा प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में होती है। ये अरब सागर वाली शाखा जो है। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का सामान्यतः लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त महीने में होता है। 60% वर्षा जो है जुलाई और अगस्त महीने में होता है। भारतीय मौसम विभाग पूरे द्वारा जारी उत्तर प्रदेश के 30 वर्षीय वर्षा आंकड़ा 1989 से 2018 तक के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 89% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा का 89% जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। उपरोक्त अवधि के माध्य वर्षा के आंकड़ों के आधार पर सभी जिलों में गोरखपुर दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। उपरोक्त अवधि के माध्य वर्षा के आंकड़ों के आधार पर सभी जिलों में गोरखपुर दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। सभी जिलों में गोरखपुर दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में। इस दौरान सर्वाधिक वार्षिक वर्षा गोरखपुर में 1245.3 मिलीमीटर दर्ज हुई है गोरखपुर में, जबकि सबसे कम वार्षिक वर्षा रायबरेली में 463.8 मिलीमीटर दर्ज की गई है। रायबरेली में सबसे कम और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 में प्रस्तुत जिलावार वर्षा आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सोनभद्र 967 मिलीमीटर और न्यूनतम वर्षा वाला जिला अलीगढ़ 386 मिलीमीटर रहा। उत्तर प्रदेश की नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान ही रहता है। सामान्यतः उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित है। 1978 में सबसे भीषण बाढ़ आई थी, जिससे प्रदेश का 72.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र एवं 225.87 लाख आबादी प्रभावित हुई थी। राज्य के 240 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर भूभाग बाढ़ प्रवण है। राज्य के 240 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73 लाख हेक्टेयर भूभाग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आता है। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ।
मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। किसी भी क्षेत्र की मृदाएं, पैतृक मृदाएं, चट्टान, जलवायु दशाएं, वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय दीर्घकालिक अल्पकालिक पर निर्भर करती हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला गंगा के विशाल मैदान की नूतन एवं उपनीतन मिट्टियाँ और दूसरा है दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैली या बुंदेलखंडी मिट्टियाँ। तो गंगा के विशाल मैदान की मृदाएँ जो है ना, गंगा के विशाल मैदान की मृदाएँ जो है, गंगा के विशाल मैदान की मृदा क्या है? इस क्षेत्र की लगभग संपूर्ण मृदा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा और दूसरा खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। प्राचीनतम जलोढ़ काप मिट्टी क्षेत्र को बांगर कहते हैं, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी क्षेत्रों को खादर कहते हैं। बांगर मिट्टी जो परिपक्व मिट्टी है में फास्फोरस, चूना, ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। बांगर मिट्टी में फास्फोरस, चूना, ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास आदि पदार्थों की कमी पाई जाती है। बांगर मिट्टी में फास्फोरस, चूना, ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास आदि पदार्थों की कमी पाई जाती है। बांगर मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई दोमट, भूंड या पुरातन जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बांगर मिट्टी को ना दोमट, मटियार, बलुई दोमट एवं भूंड या पुरातन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बांगर मिट्टी को दोमट के नाम से जानते हैं, मटियार के नाम से जानते हैं, बलुई दोमट के नाम से जानते हैं, भूंड या पुरातन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं बांगर मिट्टी को। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को ऊपरहार मिट्टी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में ना बांगर मिट्टी को, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को ऊपरहार मिट्टी भी कहा जाता है पूर्वी भाग में। और खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। खादर मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है। खादर मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। बांगर मिट्टी जो है, खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। जो खादर मिट्टी होती है ना, बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती हैं। खादर मिट्टी में सामान्यतः चूना, पोटास एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। खादर मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? चूना की, पोटास की, मैग्नीशियम की अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस पदार्थ की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी बहुत मिट्टियों में, लगभग सभी मिट्टियों में पाई जाती है। खादर मिट्टी में सामान्यतः चूना, पोटास, मैग्नीशियम की अधिकता और जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस पदार्थों की अधिक कमी पाई जाती है। खादर मिट्टी को नूतन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से जाना जाता है। खादर मिट्टी को ना नूतन जलोढ़ बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से जाना जाता है। खादर मिट्टी को नूतन जलोढ़
बलुआ, सिल्ट, बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से जानते हैं। खादर को किस किस नाम से जानते हैं? नूतन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट आदि नाम से हैं। लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी राज्य के झांसी डिवीज़न। लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी जो है ना, लाल हो गया और काली जो मिश्रित मिट्टी है, ये राज्य के झांसी डिवीज़न मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती है। जो लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी होती है, लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी राज्य के झांसी डिवीज़न, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के आसपास प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती हैं। इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में मिट्टी लाल है एवं दो प्रकार की हैं, परवा एवं राकड़। परवा हल्की रेतीली या रेतीली दोमट है, जबकि राकड़ क्षारीय है। इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में मिट्टी लाल है। ओके। इन जिलों के, ये जो प्रयागराज वगैरह है ना, प्रयागराज, सोनभद्र है, इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में मिट्टी लाल है। किसकी बात ये कह रहे हैं, देख लीजिए। जो लाल काली मिट्टी मिश्रित मिट्टी है झांसी डिवीज़न, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिलों के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती है। इन्हीं जिलों में जो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज है, इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में मिट्टी लाल एवं दो प्रकार की है, परवा एवं राकड़। परवा हल्की रेतीली एवं रेतीली दोमट है। परवा और राकड़ ना, परवा क्या है? परवा हल्की रेतीली या रेतीली दोमट है परवा, जबकि राकड़ क्षारीय है। परवा हल्की रेतीली या रेतीली दोमट है, जबकि राकड़ क्या है? क्षारीय है। भाबर पर्वतपदी क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी मोटी बालुआ, कंकड़ और पत्थर से निर्मित बहुत छिछली है। इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। भाबर पर्वतपदी क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी मोटी बालुआ तथा कंकड़ और पत्थर से निर्मित बहुत छिछली है। इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। भाबर के समांतर जिले भाग में तराई क्षेत्र विस्तारित है। भाबर के समानांतर निचले भाग में तराई क्षेत्र विस्तारित है। यहाँ की मृदा उपजाऊ, नम, दलदली और समतल है। इस मृदा में गन्ना एवं धान की अच्छी पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब एवं रामगंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ या काप मिट्टी का विस्तार है। उत्तर प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब एवं रामगंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ या काप मिट्टी का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी ना सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिक्टा, करियाल एवं धनका भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिक्टा, करियाल एवं धनका भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिक्टा, करियाल एवं धनका भी कहते हैं। इस क्षेत्र में बांगर मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है, जहां बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। इस क्षेत्र में बांगर मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है, जहां बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। गंगा, यमुना तथा उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लेस्टोसीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहते हैं।
भूड़ हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती हैं। गंगा, यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लास्टोसीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहते हैं। भूड़ हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती हैं। भूड़ हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है। बुंदेलखंडी मृदा जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मृदा कहते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टी को बुंदेलखंड मिट्टी कहते हैं। इस क्षेत्र में भुंटा, माड़, मार, कावड़, पडवा, परवा, राकड़ आदि मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जो बुंदेलखंड मृदा है ना, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मृदा कहते हैं। इस क्षेत्र में भुंटा, माड़, मार, कावड़, पडवा, परवा, राकड़ आदि मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की काली मृदा को करेल, कपास या रेगुर के नाम से जानते हैं। प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूं, अरहर, तिलहन प्रमुख उत्पादित होता है। कहाँ? जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में काली मिट्टी, इसलिए यहाँ चना, गेहूं, अरहर, तिलहन होती है। ओके, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, शॉर्ट में इसे देख लीजिए। जो खादर मिट्टी है ये नवीन, जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ के नाम से जानी जाती है। जो खादर मृदा है ये नवीन, जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्क, बलुआ के नाम जानी जाती है। बांगर मृदा को पुरानी जलोढ़, उपहरार मृदा, दोमट, मटियार, बलुई, दोमट के नाम जानते हैं। ऊसर भूमि को रेह, बंजर, कल्लर कहते हैं। ऊसर भूमि वही लवणी और क्षारीय होती है। बलुई मिट्टी जो ऊंचे टीले होते हैं, बलुई मिट्टी, इसे भूड़ कहते हैं। बलुई मिट्टी को भूड़। काली मृदा जो है काली मिट्टी जो है रेगुर, करेल या कपास मृदा। काली मृदा में रेगुर, करेल या कपास मृदा पाई जाती है। काली मृदा को जो अन्य नाम से जानते हैं, रेगुर, करेल, कपास वाली मृदा। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ लाल मृदा, परवा या पड़वा, माड़ या मार, राकर या राकड़ मृदा, भुंटा मृदा। बुंदेलखंड की मिट्टियाँ ये सब होती हैं। लाल मृदा होती है बुंदेलखंड में, परवा या पड़वा होती है, माड़ या मार होती है, राकर या राकड़ मृदा, भूंड होता है। भुंटा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जो भुंटा मिट्टी है ना, भुंटा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भुंटा मिट्टी। माड़ या मार मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। माड़ या मार मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती हैं। माड़ या मार मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। माड़ या मार मिट्टी में सिलिकेट, लोहा एवं एल्युमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मांड मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना अधिक होता है। मांड मिट्टी में पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती हैं। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती हैं। जो पड़वा मिट्टी है ना, पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है। पड़वा मिट्टी। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी है। जो राकड़ मिट्टी है ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी है। जो राकड़ मिट्टी होती है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय पठारी ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में झांसी में पाई जाती है। लाल मिट्टी मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, झांसी में। लाल मिट्टी का निर्माण बालू में लाल मृदा के अपक्षय से होता हुआ है। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा एवं धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में भी पाया जाता है।
लाल मिट्टी का जो विस्तार है बेतवा एवं धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में भी पाया जाता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस एवं चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में किसी कमी नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस, जीवांश, चूना की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में गेहूँ, चना, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। ऊसर एवं रेह मिट्टी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली एवं लखनऊ जिलों में पाई जाती हैं तथा ये लवण साल्ट से प्रभावित होती हैं। जो ऊसर एवं रेह मिट्टी होती है ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा और इटावा, रायबरेली एवं लखनऊ जिलों में पाई जाती हैं तथा ये लवण से प्रभावित होती हैं। और रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का विस्तार रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। बंजर तथा भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिलों में पाई जाती हैं। बंजर तथा भाट नामक मृदा जो है ना, बंजर तथा भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर एवं गोंडा जिलों में पाई जाती हैं। ओके। उत्तर प्रदेश ये देख लेते हैं। बंजर मिट्टी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। बंजर मिट्टी चिकनी, बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है। बंजर मिट्टी में जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ढूह के नाम से जानते हैं। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ढूह नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। टर्सरी मिट्टी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी को फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपदों की मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपदों में की मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा।